हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप मेरे साथ कवर कर रहे थे प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स को कवर कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने पाषाण सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ताम्रपाषाणिक सभ्यता, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अर्थात कि मगध का जो उत्थान पढ़ रहे थे, मौर्य साम्राज्य, जिसमें हम लोगों ने साहित्य वगैरह पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है अशोक का धम्म और उसके आगे फिर हम मौर्योत्तर पीरियड्स को पढ़ेंगे। हालांकि 3-4 दिन से जब से रिजल्ट आया हुआ है 1 जुलाई के आसपास यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का, तो उसके बाद से क्लासेस नहीं आ पा रही थी। 2-3 दिन से थोड़ा व्यस्तता थी, क्योंकि 2-3 एस्पिरेंट ऐसे थे जिनका प्रीलिम्स हो गया है और उनके बारे में थोड़ा सा व्यस्तताएं थी, गाइडेंस को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके, ऑप्शनल को लेके, जीएस पेपर, एसए वगैरह, एथिक्स को, कि किस तरीके से इसको कवर करना और कितने समय में। तो इस पे एक विशेष चर्चा हो रही थी। 2-3 लोग और थे मेरे साथ जो टॉपर्स हो चुके, मतलब सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसी वजह से 3-4 दिन से क्लासेस नहीं आ पा रही थी और डेली टारगेट की क्लास भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसमें व्यस्तताएं थी। तो इसी वजह से आज से सारी क्लासेस शुरू कर दी गई हैं और इंडियन ज्योग्राफी भी अब आपको डेली कल से मिलेगी। दोस्तों, मैं रोज प्रॉमिस करता हूँ, रोज तोड़ देता हूँ। काफ़ी लोग नाराज भी होते हैं मुझसे इस बात पे, लेकिन मैं अपने समय के अनुसार आपसे कहता हूँ। लेकिन कभी कभी व्यस्तताएं बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नहीं हो पाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मेंस के नोट्स में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं। संडे तक मुझे मेंस के नोट्स लाने हैं, क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी मेंस देने वाले हैं या फिर यूपी पीसीएस के मेंस की तैयारी अभी से कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो सारे नोट्स। तो उसमें भी लगा पड़ा हूँ। बिहार पीसीएस देखो 30 सितंबर को है, उसके बाद उसके लिए मेंस चाहिए होंगे। तो ये सारी व्यस्तताएं लगी हुई हैं दोस्तों, इसलिए मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं क्लासेस नहीं बना रहा हूँ तो बिस्तर पर बढ़िया सो रहा हूँ, एकदम चिल्ड आउट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार आपके लिए मैं लगा हुआ हूँ। और इकोनॉमिक्स का भी देखिए, आज मैंने एक छोटी सी रील्स बना दी है, मैडम ने बनाई है, तैयार कर रही है। लगभग जो है कि 50% से ऊपर हो चुका है। अगले 3 से 4 दिन में इकोनॉमिक्स के भी घटना चक्र शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, जैसे बाकी सारे नोट्स आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर होगा, वहां से आप इस पीडीएफ की जानकारी ले सकते हो, पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। हालांकि उसकी क्लास पूरी फ्री रहेगी, रेगुलर आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी डिटेल मिलती रहती है। और साथ में हमारा प्यारा सा जो चैनल का लाल बटन दिख रहा है उसे भी दबा लीजिए, क्योंकि वहां से भी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अब ज़्यादा एंशिएंट हिस्ट्री बचा नहीं है, जल्दी हम लोग आगे 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे अशोक के बारे में। जैसा हम लोगों ने बताया कि अशोक में हम लोगों ने बृहत शिलालेख को पढ़ा था, जो 14 शिलालेख थे। लघु शिलालेख के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। और साथ में गुफा लेख, जो गुफा में उन्होंने अभिलेख बनवाए थे या लिखवाए थे, उनकी जानकारी हमने कर ली है। कुछ अलग अलग कुछ अभिलेख थे, जैसे निगाली सागर, कौसाम्बी, भाब्रू, बराबर, ये सभी। और अशोक का धम्म रह गया था हमारा एक टॉपिक, क्योंकि हम इसे पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, जहां से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर हमें कोई जानकारी कलेक्ट करनी है तो 3 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त कह दीजिए, उनकी लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक राजनीति पर अर्थशास्त्र के नाम से है। दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका, लेकिन मैं इसको कोई खास प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, 3rd नंबर पर रखता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। लेकिन तीसरे नंबर पे जो लिखा गया है अशोक के पुरातात्विक शिलालेख या पुरातात्विक अभिलेख है, वहां से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं। और उसी क्रम में हम इन सभी चीजों को पढ़ रहे थे, जिसके बाद जो है कि अशोक का धम्म सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या होता है कि कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि जो अशोक का धर्म है, ये कई एक नए प्रकार का धर्म चलाया जा रहा है क्या, अशोक ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत कोई नया धर्म चलाया, या फिर अशोक ने हिंदू धर्म के खिलाफ जाके कोई नया धर्म चलाया। तो ऐसे अलग अलग जो है कि बहुत सारे एस्पिरेंट में भी कंफ्यूजन रहता है। लेकिन स्पष्ट भाषा में कहा जाए तो धर्म का मतलब बिल्कुल भी आपको धर्म नहीं लेना है। जैसे आप सोच रहे हो कि भाई घृत से घी हो गया, इस तरीके धर्म से हमने धर्म कर दिया, ऐसा नहीं है। ये तद्भव तत्सम का खेल थोड़े चल रहा है। ये उस समय पाली भाषा में धम्म कहा जाता था, जिसका मतलब है समाज में रहने वाले लोगों के लिए एक नैतिकता का पालन करना। सामाजिक रित भी इसे हम कहते हैं, प्राकृतिक रित भी कहते हैं, अर्थात एक ऐसी कोडिफिकेशन, मतलब कि मोरालिटी या यूं कहें कि एथिक्स वैल्यू जो होते हैं, कि समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आसपास के समाज में देखते हो, अपने घर में देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि जो चीज़ आप घर में देखते हो उसे ऑब्जर्व भी किया करो। आपके घर में हो सकता है आप यंग एज के हो, भाई बहन भी होंगे, लड़के लड़कियां भी होंगी। आप देखोगे कि आपके जो बड़ी बहन है या यंग एज की बहन है, या लगभग 7-8 साल या 10 साल के ऊपर की जो लड़कियां हैं, वो सामान्यतः पूरे कपड़े में रहती हैं, चाहे वो कितनी भी गर्मी हो। कपड़े हल्के पहन सकती है, लेकिन गर्मी होगी तो भी पहनेंगी। वहीं आप अपने पिताजी को देख सकते हो, अपने बड़े भाई को देख सकते हो, छोटे भाई को देख सकते हो, वो केवल अंडरवियर या हो सकता है हाफ पैंट में भी घूम सकते हैं, क्योंकि इस चीज को ऐसा बना दिया गया है कि समाज में आप यहां तक तो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते इससे ज्यादा। इट मीन्स
कि आपके पास एक नियम होता है समाज में रहने का, और वही नियम अशोक ने भी तय किया था मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, जिसे हम धम्म कहते हैं। क्लियर। पहली चीज यहां पर हम उद्देश्य की बात करेंगे। देखिए इस तरीके से जब एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर में पूछा जाता है आपसे जीएस 1 में कि अशोक के धम्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कीजिए, तो आप उसके उद्देश्य को बताते हो, उसके मूल तत्व बताते हो, उसका स्वरूप कैसा था और उसका प्रसार प्रसार कहां तक हुआ। इस तरीके से आपका पूरा एक मेंस का आंसर कवर हो जाता है। क्या उसका उद्देश्य था कि उसने कहा कि विशाल साम्राज्य में जो बहुभाषी जनसंख्या है और बहुधर्म जाति है, इनको एक सूत्र में बांधने के लिए धम्म का प्रतिपादन किया। कहने का सेंस हो गया कि जो धार्मिक स्तर पे जो उन्माद फैल रहे थे, धार्मिक स्तर पे जो चुनौतियां आ रही थी, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, पाशुपत धर्म, तो इन सभी चीजों को एकजुट करते हुए एक नीति का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ जो अलग अलग भाषाओं को भी बोलते हैं उसके संदर्भ में भी वही बात होगी। एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसे वर्तमान का यूसीसी भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि सभी धर्मों पे लागू होगी, सभी प्रकार की जाति पे लागू होगी, सभी प्रकार के लोगों पे लागू होगी, एक प्रकार के नियम रहेंगे। ठीक है, वो नियम सामान्यतः संपत्ति का हो सकता है, उत्तराधिकार का हो सकता है, विवाह का हो सकता है, तलाक का हो सकता है, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता हो सकती है। तो ये सभी चीजें भी क्या यूसीसी है, और यही चीजें अशोक के धम्म में भी देखने को मिलती है। अर्थात जो धम्म था वो शासकीय आवश्यकताओं से प्रेरित था। मतलब किसी भी शासन को कमजोर तभी किया जा सकता है जब वहां पे धार्मिक उन्माद फैला कर दो, जब वहां पे भाषाई जो है कि जातिगत, भाषागत या निर्जातिगत संघर्ष करा दो, दंगे फसाद करा दो। ऐसे में वो साम्राज्य कमजोर हो सकता है। लेकिन उस साम्राज्य को एकजुट मजबूत रखने के लिए कि आप किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी प्रजाति के हो, आप सब एक भारत के क्या हो, कर्णधार हो, भारत के सूत्रधार हो, एक साथ मिलकर रहना है। इसीलिए तो हम भारत की विविधता की एकता की बात करते हैं कि विविधता में एकता है हमारे यहाँ। ये चीज हो गई, ये इसका मूल उद्देश्य था। दूसरा, इसमें क्या क्या पैराग्राफ थे, यानी किन किन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना था। जैसे पाप रहित होना एवं कल्याणकारी कार्य करना और जीवों के प्रति दया करना। अब सोचिए सामाजिक नियम है कि नहीं भाई, सभी को कहा जाता है कि आप पाप मत करो, किसी की चोरी मत करो, हमेशा कुछ ऐसे काम करो जिससे लोगों का कल्याण हो सके, उसमें जीवों के प्रति दया करो, चाहे वो पशु हो चाहे व्यक्ति हो, या फिर साथ ही साथ दान भी करना चाहिए ताकि पुण्य वगैरह भी आप कमा सको। सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान व्यवहार करना चाहिए और सहजता लानी चाहिए व्यवहार में। किसी को अकड़ के नहीं बोलना चाहिए, ईगो नहीं दिखाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। आपसे अगर कोई 1 साल भी बड़ा है तो उसे सम्मान दीजिए। उसे अगर आप कुर्सी पे बैठे हो और अगर वो आ जाते तो उन्हें बेहिचक सम्मान देते हुए कि सर आप कुर्सी पर बैठिए, मैं खड़ा हो जाता हूँ या फिर मैं दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। ये सभी चीजें वो आज भी हम करते हैं और यही हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती भी है। और भारतीय संस्कृति कोई आसमान से नहीं गिरी है, हमारे इतिहासों से बनी है। उस इतिहास में अशोक का भी एक इतिहास है जो बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। समझ में आ रही बातें? धम्म का मतलब क्या हो गया? तीसरा, सहनशीलता होनी चाहिए, उदारता का व्यवहार करना चाहिए और मित व्ययिता यानी बचत। आज भी कहा जाता है कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बचत करनी चाहिए, क्योंकि बचत आपकी अर्थव्यवस्था को धार देती है, बचत आपकी अर्थव्यवस्था को गति देती है, अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे मिलते हैं बचत से। दूसरा, आपको सहनशीलता होनी चाहिए, बिल्कुल कट्टरवादी नहीं होना है कि हम हिंदू हैं तो जय श्री राम करें और मुसलमानों का विरोध करें, या हम मुसलमान हैं तो हम अपनी जो है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं जो है कि अल्लाह अकबर करें कुछ भी, या हम सिख हैं तो हम केवल वाहिगुरु दी फतेह खालसा वाला डायलॉग करें। ये कट्टरवादिता नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आप एक ऐसे देश में हो जो सहनशीलता से भरा हुआ है, उदारता से भरा हुआ है। आप अपनी बातों को रखिए लेकिन दूसरे की बातों को इग्नोर मत कीजिए। ये भी चीजें यहाँ पर हैं। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया कि क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, निष्ठुरता का त्याग, प्रचंडता या उग्रता का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमेशा क्रोध में लिया गया डिसीजन आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, कभी बेनिफिट नहीं देगा। घमंड कभी नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़े लोगों का घमंड टूट गया, पैसे से पैसे वालों के घमंड टूट गए। ईर्ष्या किसी से नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है, वो ज्यादा व्यक्ति अच्छा कपड़े पहन रहा है, वो ज्यादा अच्छा नंबर ला रहा है, वो ज्यादा अच्छा पास कर रहा है हर चीजों को, तो आपको मेहनत पे भरोसा करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और निष्ठुरता, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि किसी के प्रति एकदम क्रूर हो जाना, दयालु रह ही ना जाना। एकदम दयालुता मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण है, उसको बनाए रखना चाहिए। तो इन सभी का, और साथ ही साथ विचारों और कर्मों में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, मतलब क्या कहा कि सत्य के प्रयोग मेरे साथ,
मतलब क्या हो गया कि वो जो कहते थे वो पहले खुद को करके देखते थे कि क्या मैं इन कामों को कर पा रहा हूं कि नहीं। मतलब अपने विचारों और कर्मों में भी पहले अपने प्रति ईमानदार तो बनिए, लोगों को ज्ञान देना बाद में करिए। मैं अगर बात करूं कि यार मैं 12-12 घंटे पढ़ लेता हूं और आप लोग 4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, डेली टारगेट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हो, आखिर क्या करते रहते हो ऐसा? सभी के पास 24 घंटे हैं। तो सबसे पहली बात, मैं ज्ञान नहीं दे सकता, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। पहले मैं खुद देखूं कि क्या मैं वाकई 12 घंटे पढ़ पा रहा हूं या मैं 12 घंटे काम कर पा रहा हूं। तो मैं खुद को चेक करता हूं कि हाँ भाई, मैं 7-8 घंटे की जॉब भी कर रहा हूं, 2-3 घंटे मैं यूट्यूब पर भी दे रहा हूं आप लोगों के लिए, 2 घंटे लगभग 2 से 3 घंटे 4 घंटे मैं मेंस के नोट्स बनाने में भी दे रहा हूं, और खुद की भी तैयारी कर रहा हूँ, यूपीपीसीएस यूपीएससी आरओ एआरओ जो भी है। तो इसका मतलब है कि हाँ, मैं 14 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति क्यों नहीं पढ़ सकता जिसके पास बिल्कुल ही रोजगार नहीं है, इसके पास पूरा यही काम है। परिवार तो मेरा भी है, परिवार आपका भी है, लेकिन आप परिवारों का बहाना देते हो कि सर हमें तो बहुत सारा काम था, और आप पढ़ते नहीं हो। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पार्ट टाइम जॉब में होंगे या फुल टाइम जॉब में होंगे। तो फुल टाइम जॉब अगर आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे कम पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि चुनौतियों का सामना करना आपको आना चाहिए, मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। तो वही चीज है कि अपने कर्मों में सत्यनिष्ठा लाइए, तभी आप सफल होंगे। नेक्स्ट बात करें, धम्म का स्वरूप कैसा था। पहली, क्या ये कोई धार्मिक स्वरूप है? अभी तक आपने जो ये कंटेंट पढ़ा, इसमें कहीं भी लग रहा है क्या कि धर्म को प्रमोट किया जा रहा है, किसी नए प्रकार का धर्म लगाया जा रहा है? नहीं ना। समाज में रहने वाले लोगों के लिए बस एक नियम बनाया जा रहा है कि आपको इस तरीके के नियमों का पालन करना चाहिए। तो वही चीज लिखा जा रहा है यहाँ पर। ये कोई भी धर्म नहीं है, जैसे बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे कि ये धर्म एक धर्म है। बिल्कुल धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई पवित्र स्थान नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान क्या हो गया? मंदिर, जहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है, भगवान को पूजा जाता है, वहाँ पे उनकी मूर्ति होती है, वहाँ पे उनका पूजा पाठ होता है। दूसरा, एक पवित्र पुस्तक होती है, जैसे हम रामचरितमानस की बात करते हैं, इसमें भगवान राम की पूरी जानकारी होती है। हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं, इसमें महाभारत में पूरी जानकारी होती है। रामायण की बात करते हैं, जिसमें राम की बात होती है। कहने का मतलब हो गया कि हम एक पुस्तक भी पढ़ते हैं। और पुरोहित वर्ग की अवधारणा, यानी एक पुजारी वर्ग की अवधारणा भी होती है कि हाँ, ये हमारे मंदिर के पुजारी हैं। ठीक है। जैसे अभी आप देखोगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने डाला, एक नोटिस डाला, अखबार की कटिंग है कि बच्चों पे जो है कि जले पे नमक छिड़का जा रहा है। क्या कि अयोध्या के राम मंदिर में पुजारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं कि आप अब राम मंदिर के ऑफिशियली स्थायी रूप से क्या हो गए? पुजारी हो गए, आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक पुरोहित वर्ग की अवधारणा को प्रतिष्ठित कर दिया गया। मैं यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा, मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि धम्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई पवित्र पुस्तक थी, ना कोई स्थान था, ना ही कोई पुरोहित वर्ग था। ये तो हर व्यक्ति के लिए नियम था कि हर व्यक्ति अपने जीवन की दैनिक क्रियाओं के साथ इन नियमों का भी पालन करना चाहिए। साथ ही साथ विविध धर्मों में कही गई मानवीय और नैतिक बातों का सार संग्रह है मुख्य रूप से धम्म के अंतर्गत, क्योंकि ये जितनी भी बातें कही गई हैं ये लगभग हर धर्म में कहा गया है। फिर चाहे आप बाइबल उठा के पढ़ो, कुरान उठा के पढ़ो और गीता उठा के पढ़ लो, या फिर आप जो है कि जो आदि ग्रंथ है गुरु नानक साहब जी का, मतलब जो सिख धर्म का है, उसे आप पढ़ सकते हो। किसी भी पुस्तक को पढ़िए दोस्तों। पारसी धर्म की जो जेद अवस्था आती है सबसे प्रमुख में, किसी भी पुस्तक को पढ़ो, सब में यही बात की गई कि मानव और नैतिकता कैसे रह सकती है एक साथ। साथ ही साथ इसका जो स्वरूप है मुख्य रूप से वो कहीं ना कहीं सामाजिक आचार संहिता यानी कि सोशल एथिक्स की बात करता है। और इसमें मानवीय कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों को उद्घाटित किया गया कि मानव के कर्तव्य कैसे होने चाहिए, कैसे नैतिक मूल्य होने चाहिए। धम्म लौकिक जीवन से जुड़ा हुआ है। मतलब आप इस जीवन में रह रहे हो, जहाँ पृथ्वी पे रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, आपको वहाँ पे रह के उस समाज के अंतर्गत उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब आप देखोगे कई बार होता है कि उर्फी जावेद को ट्रोल किया जाता है। उर्फी जावेद को आपने सुना होगा, वो क्या करती हैं कि बहुत अतरंगी तरीके के कपड़े पहनती हैं। मैं किसी की प्राइवेसी या किसी के पर्सनल राइट पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं बस वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आप लोग जनरली देखते हो। अब उर्फी जावेद को कपड़े पे लेकर बहुत ट्रोल किया जाता है कि मैडम आप ये ऐसा क्यों पहनती हैं, हालांकि उनका राइट है, लेकिन समाज में एक नियम होता है। मान लो अब आप अपने भाई के साथ कहीं जा रहे हैं, अगर आप लड़कियां, या अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं आप, या अपनी माँ के साथ जा रहे हो, और इस तरीके के लोग अगर आपके सामने अचानक से होकर गुजरे तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई कुछ तो कपड़े होने चाहिए शरीर पे। समझ में आ रही बात? तो ये सामाजिक नैतिकता जो इसी जन्म में इसी दुनिया में रह के करनी होती है पूरी। क्लियर हो गई बात? तो ये चीजें आपको बताई जा रही हैं अशोक के धम्म में। अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का प्रतिरूप भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बौद्ध धर्म को रिप्लेस करने का प्रयास किया रहा है, बल्कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण का उल्लेख है ही नहीं इसमें कहीं भी। समझ में आ गया? और इसी के बाद आप धम्म का प्रसार भी देखो कि अशोक ने कहाँ कहाँ किया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि धम्म महामात्र की एक नियुक्ति की गई, जो कि
जो पांचवें जो अभिलेख थे उसमें बताया गया। धम्मदूत भी भेजे गए जिसमें पुत्र पुत्री के रूप में उसने महेंद्र और संघमित्रा, जो कि पुत्र महेंद्र था, संघमित्रा उसकी पुत्री थी, इसको श्रीलंका भेजा गया प्रचार करने के लिए। और प्रजा को धम्म नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया कि आप अपने जीवन को धम्म के अनुसार चलाएंगे तो काफी खुश रहेंगे और काफी तनाव मुक्त रहेंगे। अब यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई। अब मुझे बताओ क्यों मैं इसको कहता हूं कि प्रीलिम्स प्लस मेंस फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मिली इस टॉपिक में, लेकिन मेंस का पूरा क्वेश्चन लिख गया आपको उद्देश्य लिखना है, तत्व लिखने हैं, स्वरूप लिखना है, प्रसार लिखना है, और आपका पूरा का पूरा प्रश्न हो गया। इसमें बस आपको कंक्लूजन और इंट्रो की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए मेंस की भी चीजें इसमें ही है। हालांकि मैं अलग से भी नोट्स तैयार कर रहा हूँ मेंस के लिए, जो केवल मेंस के लिए रहेंगे, प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो नोट्स है ये सबसे बेस्ट इसलिए रहेंगे क्योंकि आपको मेंस लिखने के लिए जो प्रीलिम्स की जानकारी चाहिए होती है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, वो चीजें आपको इन सभी नोट्स में मिलती हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ को बाय करना चाहते हो तो डिस्प्ले पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 8527594636। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है हमारी टीम का, आपसे कांटेक्ट कर लेगी, वहां पे पूरा प्रोसीजर बता देगी। अदरवाइज ये नंबर आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। चलिए टॉपिक पे दोबारा आते हैं। अब यहाँ पर आपने उल्लेख वगैरह देख लिया कि हाँ किस तरीके से मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कलेक्ट होती है। अब यहाँ पर अगर आप मौर्यकालीन विशेषताओं की बात करोगे तो क्या क्या विशेषताएं थी मौर्य काल की। पहली, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि आप प्रमाण के रूप में देखो, आप निगाली सागर को देखो, या आप रानी का अभिलेख देखो, या कई सारे ऐसे अभिलेख देखोगे जहां पर राजा ने क्या किया, लोगों के कल्याण के लिए आर्थिक करों की कटौती की, यानी 1/6 से 1/8 किया बलि कर को बढ़ाते हुए, प्लस समाज में रहने के नियम को बताया, और बहुत सारी चीजों के लिए इन्होंने रियायतें भी प्रदान की, अर्थात लोक कल्याणकारी स्वरूप। साथ ही साथ मौर्य शासकों ने कभी भी दैवीय पद का दावा नहीं किया, जैसा बलबन करेगा मिडिवल हिस्ट्री में। बलबन करता है दैवीय शासन का, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और केंद्रीय की शासन प्रणाली की स्थापना की कि कोई भी निर्णय होगा वो पूरे मौर्य साम्राज्य का एक राजा लेगा, अंतिम निर्णय राजा का होगा। अगर उसने कह दिया कि यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए तो समाप्त होनी चाहिए, अगर उसने कह दिया इस कैदी को रिहा कर दो तो रिहा कर दो। फिर चाहे वो छोटे छोटे प्रांतों के लोग भले इसका विरोध कर रहे हो, लेकिन फिर भी केंद्रीय स्तर पर जो शासन दे दिया गया वही सर्वमान्य होगी। तो दो विशेषता तो आपको ये समझ में आ गई कि लोक कल्याणकारी राज्य तो था ही था, साथ ही साथ कोई दैवीय पद नहीं था बल्कि केंद्रीकृत प्रणाली थी। दूसरी अगर विशेषता देखोगे तो कौटिल्य ने राजा के 4 गुण बताए। पहला कि उन्होंने कहा कि राजा हमेशा उच्च कुल से होना चाहिए, उच्च कुल से कहा, और साथ में कहा कि राजा शक्तिशाली होना चाहिए, प्लस बुद्धि भी उसके पास अच्छी होनी चाहिए, और अपने निर्णयों पर टिके रहने की दृढ़ता होनी चाहिए। यानी उसने जो भी निर्णय लिया या जो भी फैसला लेना चाहे वो दृढ़ निश्चय होकर फैसला ले, ऐसा नहीं है कि दुश्मन की ताकत को देखते हुए अपने फैसले को पलट दे, ये नहीं होना चाहिए। और साथ में इन्होंने कहा कि प्रजा राजा के गुणों को धारण करती है, यानी प्रजा जो होती है वो राजा से इंस्पायर होती है, और राजा जैसा काम करेगा वैसा ही जो है कि प्रजा भी करेगी। क्यों हम लोग आसपास कहते हैं, अपने बार बार कहते हैं कि जब कोई लड़का या लड़की बदतमीजी करते हैं किसी बड़े से तो उससे क्या कहा जाता है कि तुम्हारे माता पिता ने यही शिक्षा दी होगी, या ये भी कहता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। कई बार ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है, जैसी प्रजा वैसी राजा, जो राजा करेगा वही प्रजा सीखेगी। अगर राजा चोरी करना चाह रहा है, बार बार लोगों को चोरी की प्रेरणा दे रहा है या गलत काम करने की प्रेरणा दे रहा है, तो वहां की प्रजा भी वही चीज सीखेगी कि यार जब हमारा राजा ही चोर है तो हमें चोर बनने में क्या दिक्कत है, हम भी चुराएंगे। तो ये गलत मैसेज जाता है। तो ये हो गया। वहीं तीसरी विशेषता कि राज्य चलाने के लिए एक बहुत बड़ी मंत्री परिषद का विचार किया गया कौटिल्य के द्वारा, जो कि महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी, और एक अलग महत्वपूर्ण निर्णय के लिए एक छोटी मंत्री परिषद भी थी। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चलता, उसी तरह राज्य केवल राजा से नहीं चलता। जैसे आप देखो ना कि साइकिल कभी भी 2 पहियों से ही तो चलेगी, एक पहिए से क्या साइकिल चलेगी कभी। इस प्रकार आप ये देखो कि साइकिल चलाने के लिए हमें जिस प्रकार 2 पहिए जरूरी होते हैं, या रथ चलाने के लिए 2 से 3 पहिए जरूरी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से साम्राज्य को चलाने के लिए अलग अलग मंत्री परिषद, मंत्रालय, विभाग सबकी जरूरत होती है। केवल राजा से नहीं चलता है, लेकिन अंतिम निर्णय तो राजा ही लेगा। ठीक है, यहाँ पे राजा को जो है कि सर्वे सर्वा रखा गया है, परंतु बाकी जो विशेषता है वो आपने देखी। और अगर आप देखोगे यहाँ पे उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, और ऐसा प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। तीर्थ जो कौटिल्य से पूछा गया कि भाई उसने अपने अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ अधिकारियों का जिक्र किया है, और ये अधिकारी कुछ और नहीं बल्कि उच्च पदाधिकारी होते थे, जिनमें से ये कुछ ऐसे विभाग को सुशोभित करते हैं, विभाग के मालिक होते थे। जैसे अगर आप देखोगे कि कई बार ये पूछा जाता, समाहर्ता, समाहर्ता बोलो राजस्व या वित्त विभाग का प्रमुख हो गया। सन्निधाता कोषाध्यक्ष जो कोष के होते हैं। कर्मांतिक उद्योगों का प्रधान हो गया, जो उद्योग होते हैं कर्मांतिक। सीताध्यक्ष का मतलब कृषि विभाग का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष यानी मापतौल विभाग का अध्यक्ष, जो मापतौल होती है कि गलत तो नहीं माप रहा, उपभोक्ता को कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। पड़याध्यक्ष यानी व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। वहीं
अकारा अध्यक्ष, खानो यानी माइंस का अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष यानी टकसाल विभाग का अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष यानी चारागाह का अध्यक्ष और सूत्रा अध्यक्ष कताई बुनाई का अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष, ये जो सूना अध्यक्ष है ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता है। तो ये अलग अलग बड़े बड़े विभाग इनके पास थे। और अगली विशेषताओं को देखें तो यहाँ पर दीवानी अदालत भी थी और एक फौजदारी अदालत भी थी, और इसका जिक्र कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी कहा। उसने कहा जो दीवानी अदालत का चीफ जस्टिस होता है उसे धर्म स्त्री कहा जाता है, क्योंकि वो धर्म की रक्षा करता है। अर्थात दीवानी मामलों में विवाह की बात करेगा तो उत्तराधिकार की बात करेगा, पुनर्विवाह की बात करेगा, तलाक की बात करेगा, संपत्ति की बात करेगा, इन सब की बात करेगा। फौजदारी को कंटक शोधन कहा गया, जैसे कांटा लगने पे दर्द होता है, सेम उसी प्रकार से इस फौजदारी में जो सजा दी जाती है उससे लोगों को दर्द होता है। सजा मतलब या तो आजीवन कारावास है, मृत्युदंड, जो भी। और इसके न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र भी कहा जाता था। तो ये भी व्यवस्था थी कि न्यायालय की व्यवस्था थी। वहीं मृत्युदंड सामान्यतः प्रचलित था और सजा प्राप्त व्यक्ति को अपील करने का भी अधिकार था। जैसे आज आप पढ़ते हो कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां भी कुछ होती, क्षमादान की। किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा अगर मौत की सजा दे दी गई, सजाए मौत दे दी गई, लेकिन वो व्यक्ति अगर लगता है उसे कि भाई मैं बेकसूर हूं या जो है कि मेरे को जबरदस्ती फंसाया गया कुछ भी, तो राष्ट्रपति यानी महामहिम राजा से भी वो अपील कर सकता है कि मुझे क्षमा किया जाए, आगे से मैं इस प्रकार की कोई गलती नहीं करूंगा, राष्ट्रपति कृपया मेरे इस पत्र पे जो है कि विचार करिए और मुझे अपील पर मेरे विचार करिए। तो ये विभाग की व्यवस्था जो है कि उस समय भी थी। दूसरा, गुप्तचर विभाग भी प्रमुख होते थे, जिनके गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य अस्पष्ट कहा जाता था और गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ये घूम घूम कर कार्य करने वाले गुप्तचरों को हम संचरा कहते थे और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को हम संस्था कहते थे। संचरा मतलब क्या होता है? संचरण करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। जैसे भारत में वर्तमान में IB को देख लो, CBI को देख लो, ये सब क्या है? ये सब वही संस्थाएं हैं कि जो घूम घूम के जो है कि पता करती है कि भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए कौन कौन साजिश कर रहा है, या बाहर के देश कौन कौन से जो भारत को उसे कमजोर करने के लिए लगे पड़े। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। कहने का मतलब हो गया कि ये चीजें प्राचीन काल में भी थी, आज ही नहीं, प्राचीन काल में भी थी, बस उनके नाम अलग थे। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती थी। आज भी भारत सरकार की नियंत्रित अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें उदारवादी और समाजवादी दोनों है। जरूरत पड़ने में भारत उसको कंट्रोल भी करता है। राज्य सिंचाई पर बल भी देता था। आज भी राज्य सूची में सिंचाई देखने को मिलती है। कृत्रिम साधनों से सिंचाई, जो सिंचित भूमि होती थी, कृत्रिम का मतलब हो गया जहाँ पे वर्षा नहीं होती थी, जहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं थी, तो वहाँ पे नहर वगैरह खोद के, कुएं वगैरह खोद के सिंचाई की जाती थी, जिसके लिए अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था, यानी देवता की कोई उस पर कृपा नहीं है, वहीं जिसे सर्वोत्तम माना जाता था। और जबकि जो वर्षा के अधीन भूमि थी उसे देव मात्रक कहा जाता था। लेकिन मानसून हमारे 2 ही 3 महीने रहता, तो उसमें सिंचाई बस जो होती थी, जिसपे कहा था भगवान जो है कि खुश हो गए और भगवान ने बारिश करा दी। कई बार आपने टीवी कलाकारों को देखा होगा, या बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते थे जिसमें होता था, कृष्ण में भी देख सकते हो कि इंद्र को खुश करने के लिए तमाम प्रकार के यज्ञ या पूजा पाठ की जाती है, जिससे भगवान इंद्र खुश होंगे तो बारिश करेंगे, और बारिश होने से हमारे खेतों में क्या होगी? हरियाली पैदा होगी, खेतों में खाद्यान्न पैदा होंगे। तो भगवान के ऊपर निर्भर रहने वाली जो भूमि होती थी, जो वर्षा से होती थी, उसे हम देव मात्रक कहते थे। साथ ही यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र के जो प्रमुख थे पुष्यगुप्त वैश्य, ये पूछा जाता है, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, और इस झील का जीर्णोद्धार आगे जब जब ये झील खराब होती गई, टूटती गई, तो बहुत सारे शासकों ने किया, जिसका एक और प्रमाण जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के तहत मिलता है कि रुद्रदामन ने भी जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा जिक्र किया है कि मैंने भी उस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, निर्माण नहीं किया, पुनरुद्धार। निर्माण का मतलब पहली बार उसको तैयार करवाया गया, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वंश से। पुष्यगुप्त वंश मत कर देना, वो तो बाद में आएगा, पुष्यगुप्त भूति वंश नहीं है, ये वैश्य थे। वहीं जो राजकीय भूमि होती थी, सरकार की जमीन, उसे सीता भूमि कहते थे, और सोने के सिक्के निष्क कहलाते थे या स्वर्ण कहलाते थे, जबकि चांदी के सिक्के पर्ण या कासारपण कहलाते थे, जबकि तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। तो इससे यह पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में सोने के सिक्के भी थे, चांदी के भी थे और तांबे के सिक्के थे। जैसे सीसा और पोटीन के सिक्के मुख्य रूप से सातवाहन वंश में मिलेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद का जब पीरियड पढ़ोगे, मौर्योत्तर पीरियड, तो वहां मिलेंगे। मेगास्थनीज ने सड़क निर्माण, सिंचाई संबंधित अधिकारी को एग्रोनोमोई भी कहा है, जो कि एक जिले का डीएम भी होता था, मजिस्ट्रेट भी। महिलाओं को प्रशासन में भी शामिल किया था, वे अंगरक्षक के रूप में नियुक्त होती थी और गुप्तचर का भी कार्य करती थी। विधवा विवाह भी था, मोक्ष का राइट भी था, यानी मोक्ष अर्थात तलाक का भी अधिकार था। अब सही बात है, इसे मोक्ष क्यों लिखा गया? भाई सीधी बात है कि जिसके जीवन में जो है कि इतना उहापोह है, जिसकी पत्नी से नहीं पट रही है या अपने पति से बात नहीं बन पा रही है, तो उसे अलग होकर एक सुकून मिल जाता है कि भाई छोड़ो, रोज रोज की कलेश
हटा दी, हमने हमने उसे तलाक दे दिया, अर्थात मोक्ष मिल गया। और विधवा विवाह का भी कॉन्सेप्ट था, जो आज आधुनिक भारत में ईश्वरचंद विद्यासागर लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो महिलाओं के पति मर जा रहे हैं उन्हें आप सती मत कराइए, आप उनका दोबारा विवाह करा दीजिए ताकि उनका जीवन सुधर जाए, समाज में जो है कि एक नए प्रतिमान स्थापित हो सके कि सती प्रथा गलत है। और साथ में आप देखोगे आज भी हमारी इंडियन आर्मी में, इंडियन एयर फोर्सेस में, इंडियन फोर्स में, पुलिस में महिलाएं शामिल होती हैं, महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, उसी तरीके से वहां पे भी कर रही थी। और प्रवहड़, जो प्रवहड़ था वो एक सामाजिक समारोह को कहा जाता था। साथ ही साथ आग को राष्ट्रीय संकट माना जाता था कि अगर आग लग गई तो यानी नेशनल क्राइसिस आ गया है। वस्तुतः राजधानी में काष्ठ निर्मित लकड़ी के भवन थे और नगर प्रशासन का मुख्य कार्य था आग से बचाना। अब सोचो, ये तो वही बात है कि आप आग से बचना भी चाह रहे हो और माचिस भी जला रहे हो, यानी आप लकड़ी से तो महल बना रहे हो, घर बना रहे हो, और सोच रहे हो आग भी ना लगे, और आग का तो बेसिक गुण है लकड़ी को जलाना। इसीलिए आग से बचना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर एक बार आग लग गई तो पूरा महल जल जाएगा, राजा भी मर सकता है यानी अगर उस महल में होगा तो। और इसी वजह से इसको राष्ट्रीय संकट माना जाता था। हालांकि आगे मध्यकालीन भारत में ये लोग बलुआ पत्थर पे आ गए, संगमरमर पे आ गए, और इस वजह से जो है कि आग जैसी समस्या बहुत बड़ी नहीं रह गई। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहदत्त थे, जिसकी सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग, यहाँ पे मैंने कहा ना पुष्यमित्र वैसे नहीं करना, शुंग, और इन्होंने 185 बीसी में इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ पे आपने पूरे चीजों को समझा कि कैसे कैसे जो है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, कैसे इसमें जो है कि कौन कौन से अभिलेख थे, इनकी क्या मुख्य विशेषताएं थी। और अब इसी के बाद हम मौर्योत्तर काल की ओर चलेंगे। देखिए ये जो नोट्स हैं दोस्तों, ये प्री प्लस मेंस के लिए हैं। आप ये बिल्कुल उम्मीद मत करना कि सर आपने अशोक के जीवन काल को नहीं पढ़ाया, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पढ़ाया और शासकों को नहीं पढ़ाया। तो वो चीजें दोस्तों फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए आप हमारी घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स के साथ जा सकते हो, उसकी क्लासेस कर सकते हो, उसकी पीडीएफ आप ले सकते हो, खरीद सकते हो। ये सारी चीजें आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहां मिलेगी, वो फिर केवल प्रीलिम्स के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे मेंस और प्रीलिम्स दोनों को मिला के रखना है ना मुझे। अब मान लो प्रश्न आ जाता है कि प्राचीन भारतीय समाज या प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्यकालीन शासकों की विशेषता बताओ, मौर्यकालीन साम्राज्य की विशेषता। तो अभी मैंने 10-12 विशेषताएं बता दी, उसमें से आपको उस पॉइंट वाइज करके लिख देना है, तो मेंस की भी जानकारी होगी। और अगर कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मौर्यकालीन समाज से संबंधित नहीं है, ऑप्शन 4 दिए, उसमें एक और विशेषता जोड़ दी कि भूमि दान देने की परंपरा या सामंतवाद की परंपरा। तो ये बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि भूमि दान देने की परंपरा अब आपको देखने को मिलेगी सातवाहन वंश के अंतर्गत। सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मणों को जो है कि भूमि दान देनी शुरू की, गैर कर वाली, यानी जिसपे कोई टैक्स नहीं लगना था। तो ऐसे ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है जो आपको समझ में आती है इन नोट से। तो ये प्रीलिम्स और मेंस के यही बेसिक नोट्स है, और ये हर एक किताब का एक क्रक्स है दोस्तों, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब मौर्योत्तर काल में आ चुके हैं और हम 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक आ गए। मैं शुरू की क्लास से ही बता रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे 0 पे आते हो और यहाँ 2024 पे हो, तो यहाँ से आप बीसी से होते हुए आप आ चुके थे लगभग 200 बीसी तक। 200 बीसी में मौर्योत्तर काल के शासन आते हैं, यानी मौर्य के बाद, और इन्होंने लगभग 400-500 वर्ष तक शासन किया, यानी फिर 300 एडी में भी प्रवेश कर गया। तो 3 साल इधर 2 साल इधर, लगभग 500 सालों तक इन्होंने शासन किया मौर्योत्तर समाज में। वो कौन कौन से लोग? जब मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य शासन का जो है कि पतन हो रहा था, बृहदत्त की मृत्यु हो चुकी थी, और नए शासन कौन से उत्पन्न हुए थे? तो देशी राज्यों में आप देखोगे सबसे पहले शुंग वंश आता है, शुंग वंश के बाद फिर कर्ण वंश आता है, फिर सातवाहन वंश आएगा, फिर चेदी वंश आएगा, और फिर संगम वंश आएगा। और ये क्रोनोलॉजी याद कर लो, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कई बार कि भाई मौर्योत्तर काल में जो क्रोनोलॉजी है वो कौन सी है। इसी दौरान कुछ विदेशी राज्य भी थे, उन्होंने भी हमारे ऊपर आक्रमण किया, जैसे इंडो ग्रीक यूनानी राज्य, शक और कुषाण वंश। शक और कुषाण वंश, मैं आपको बता दूं कि शक पहले जो थे, अर्थात जो रुद्रदामन है, वो भी एक शक नेता था, मतलब कि कह सकते हो कि वो शक का शासक था। और कुषाण में जिसमें कनिष्क आते हैं, कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस, तो ये राज्य भी पैदा हो रहे थे। लेकिन मौर्योत्तर काल में कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है जो मौर्य काल से अलग होती हुई आती है, जैसे अनेक राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ। पहली कमजोरी, क्योंकि मगध साम्राज्य के अंतर्गत मगध को सुरक्षित और एकीकृत रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर्यक वंश, जिसमें बिंदुसार आते हैं, और साथ में आपके अजातशत्रु आते हैं, उदयन आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं आपके मौर्य साम्राज्य, जिन्होंने पूरे भारत को एकजुट रखा मगध साम्राज्य के अंतर्गत, यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। लेकिन बाद में बहुत सारे नए राज्यों का, नए राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, चेदी, संगम, ये सभी। और व्यापार वाणिज्य का विकास होने लगा, मुद्रा अर्थव्यवस्था का अत्यधिक विकास होने लगा, मानसूनी हवाओं की खोज की जाने लगी, क्योंकि
बहुत सारे व्यापारी जो कि समुद्र में जब व्यापार करने जाते थे एक देश से दूसरे देश या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, तो उन्हें लगता था कि अगर कुछ हवाओं की जानकारी हो जाए, जैसे समुद्र की लहरों के अनुसार अगर हम चलेंगे अपनी नाव को लेके, तो डूबने का खतरा भी कम होगा, क्योंकि आप हवाओं के विपरीत अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी नाव डूबने का खतरा होगा। प्लस आपको कम ईंधन और कम मेहनत में जो है कि लंबी दूरी तय करना आसान हो जाएगा। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया एवं रोमन साम्राज्य के संबंध भी स्थापित हुए, क्योंकि भारत से बाहर निकल के फिर दक्षिण पूर्व एशिया जो आसियान वाले देश हैं, वहां से भी व्यापार करने के कुछ प्रमाण मिले, और साथ ही साथ जो रोमन साम्राज्य था, जो इटली साम्राज्य था, उससे भी व्यापार करने के कुछ प्रमाण मिले हैं। घनिष्ठ व्यापारिक संबंध भी थे। बड़ी संख्या में विदेशियों का भारतीय समाज में आना, खासकर ये 3 महत्वपूर्ण जो है कि शासक भी आए, और गांधार मूर्ति कला का विकास हुआ और भूमि दान प्रथा आरंभ हुई। देखिए यही तो मैंने कहा, भूमि दान प्रथा कब हो रही है? मौर्योत्तर काल में हो रही है। और आपसे सीधे पूछ लेगा, मान लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मौर्योत्तर काल में नहीं थी? भूमि दान, गांधार कला, गांधार मूर्ति कला और विदेशियों का आक्रमण। और एक और उसमें लगा देगा कि मान लेते हैं कि किसी अभिलेख के बारे में कह दिया, कुछ भी मौर्य साम्राज्य की विशेषता, तो आपको क्या उत्तर देना पड़ेगा कि सर मौर्य साम्राज्य वाली विशेषता नहीं थी, क्योंकि मौर्योत्तर में हमने पढ़ा था कि भूमि दान की पद्धति भी रहती है, साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ा था कि गांधार मूर्ति कला का डेवलपमेंट भी हुआ, और इसी में मानसूनी हवाओं की भी जो है कि जानकारी मिली। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जरा यहाँ पर इसको पूरा मैंने पैराग्राफ में लिख दिया है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या देखोगे, विशेषताओं के रूप में कि रोमन साम्राज्य से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध लगातार वृद्धि हो रही थी, रेशम और मसाले का निर्यात रोम को होने लगा, सोने चांदी की बहुमूल्य धातु प्राप्त होने लगी। कहने का मतलब है रोम जो इटली का है, ठीक है, वहां पे क्या हुआ, हमने अधिक से अधिक अपने भारतीय समाज से मसाले जो है कि निर्यात किए, और वहां से प्राप्त क्या हो रहा था भारत को? सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातु। और इसी दौरान प्लिनी ने यह कहा कि भारतीय विलासिता की वस्तुओं के बदले रोम की धन संपत्ति भारत जा रही है। मतलब भारत से हम क्या मंगा रहे थे? विलासिता के सामान मंगा रहे थे, कुछ शौक पूरे करने वाले सामानों को हम निर्यात कर रहे थे रोम को, मसाले वगैरह को निर्यात कर रहे थे, ताकि वो अपने रॉ मटेरियल मीट वगैरह को स्टोर कर सके लंबे समय के लिए। काली मिर्च मुख्य रूप से, अगर आप कच्चे मीट को काली मिर्च के मसाले में अगर लपेट के रखोगे ना और फ्रिज में रख दो, तो 4-5 दिन तक सेफ रहता है, कच्चा मीट भी, पकाने की जरूरत भी नहीं अभी। तो ये सब मसालों का व्यापार हो रहा था। प्लिनी ने इसी पे कटाक्ष करते हुए कहा कि हम भारतीयों से विलासिता की वस्तुएं ले रहे हैं और बदले में क्या कर रहे हैं? अपनी बहुत बड़ी एक संपत्ति जो है कि भारत भेज रहे हैं। एक और विलासिता की वस्तु थी जो थी रेशम। रेशम के जो वस्त्र बनते हैं ना, तो दोस्तों रेशम के वस्त्र, मैं देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, हो सकता है मेरे स्टेटमेंट से किसी को बुरा लग सकता है, क्योंकि मैंने अभी कई सारे ऐसे स्टेटमेंट यूज किए, आपको लगेगा सर आप तो नैतिकता के चरम स्तर को गिरा दे रहे हो कि घर में कोई भाई बहन कैसे रहते हैं, कोई उर्फी जावेद कैसे कपड़े पहनती है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप किन चीज़ों को आसपास देखते हो और उसको इतिहास से कैसे जोड़ते हो, क्योंकि इतिहास हमें भविष्य में गलतियों को करने से रोकता है, कि हमने जो गलती इतिहास में करी है उससे समझना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे रेशम के वस्त्र जो बनते थे दोस्तों, वो इतने पतले होते थे और इतने जालीदार होते थे कि इटली सभ्यता और इटली समाज का पतन होने लगा जब वहां पे इन महिलाओं ने रेशम के वस्त्र पहनने शुरू किए। तो ऐसा कई इतिहासकारों ने लिखा है, प्लिनी ने भी लिखा है, हालांकि अपनी पुस्तक में प्लिनी ने भी लिखा, प्लिनी ने, कि इटली की सामाजिक नैतिकता का पतन हो रहा है, इतने पतले कपड़े पहनने से महिलाओं के चरित्र जो है कि गिर रहा है। मैं ये बात अपनी नहीं बोल रहा हूँ, ये इतिहासकार की बात है। अर्थात उनके कहने का सेंस था कि रेशम के कपड़े इतने पतले हो रहे हैं कि अंदर के अंग भी उनके झलक रहे हैं, कि आपके अंदर के बॉडी पार्ट्स क्या हैं। और इसीलिए प्लिनी ने कहा कि हम भारतीय विलासिता की वस्तु को ले रहे हैं और जिससे अपना बहुत बड़ा जो है कि संपत्ति भारत भी भेज रहे हैं, और साथ में इटली की परंपरा, इटली के सामाजिक पतन की ओर जा रहे हैं। हमने इतिहास से क्या सीखा? अगर मान लो उर्फी जावेद जैसे लोग बहुत सारे हो जाए हमारे भारतीय समाज में, जो कपड़े को ही छोड़ दें, तो क्या हमारी भारतीय समाज की संस्कृति आज जीवित रहेगी? पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इटली की सभ्यता का पतन इसी तरीके से हुआ। इटली की सभ्यता का पतन इसी तरीके से हुआ कि भारतीय वस्तु छोड़ो, वो विलासिता में डूब गए। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम कपड़े पहन भी रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। माना कि आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन सामाजिक नैतिकता का भी तो पालन करो। आप नहीं पहन रहे हो, दूसरे को तो आपत्ति हो रही है आपके ना पहनने से, और अगर ऐसे सब करने लगेंगे तो भारतीय समाज की नग्नता जिसे कहते हैं वो सामने झलक जाएगी। मेरे गुरु थे दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारे गुरु जी थे, उन्होंने यही कहा था कि मतलब किसी विचारक का एक कोटेशन है, उन्होंने कहा कि सबसे निकृष्ट कृत्य कोई व्यक्ति कब करता है? जब वो अकेले में होता है, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां। वो सबसे गिरा हुआ काम तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि मैं एक कमरे में हूं और मुझे कोई नहीं देख रहा है। अर्थात सभ्यता का पतन वहीं से शुरू हो जाता है।
तो इसीलिए रेशम वगैरह की वस्तुओं पे, रेशम के कपड़ों पे प्लिनी ने कटाक्ष किया था कि इटली की सभ्यता का पतन हो रहा है। तो ये चीजें थी, ठीक है। और इसे धन की निकासी हम नहीं कहेंगे, जैसे भारत में जो है कि धन की निकासी हुई थी, क्योंकि भारत रोम व्यापार समानता के सिद्धांत का रहता है, यानी जितना हम आयात कर रहे हैं उतना हम निर्यात भी कर रहे हैं। जबकि मॉडर्न एज में यानी आधुनिक भारत में अंग्रेजों द्वारा धन की निकासी अधिक से अधिक की गई, जिससे भारतीयों का कोई भौतिक लाभ नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? अगर आप लोग सहमत हैं तो लाइक कर देना वीडियो को। अगर मेरे इन सभी सामाजिक जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो आपके आसपास होती हैं लेकिन आप उसे जोड़ नहीं पाते हो इतिहास से, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका एक अप्रोच बढ़ना चाहिए दोस्तों। आप एक जिले को संभालने के एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, आईएएस ऑफिसर, एक एसडीएम की पद को सुशोभित करोगे, तो आपको समाज में रहने वाले हर प्रकार के लोगों की समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए, हर प्रकार की चुनौतियों के बारे में पता होना चाहिए। और ये चीज़ें आपको किताबों से नहीं मिलेंगी, ये कुछ अनुभवी लोगों से मिल सकती है, अपने डिपार्टमेंट के सीनियर लोगों से मिल सकती हैं, या फिर आपके समाज में जो रहने वाले बड़े या बुजुर्ग हैं उनसे मिल सकती हैं। तो इसलिए मैं चीज़ों को शेयर करता हूं जो मेरे पास अनुभव होते हैं, भले कम होंगे अनुभव, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। दूसरे पॉइंट की बात करें तो निर्यात किए जाने वाले मलमल और उनसे बने पारदर्शी वस्त्र रोमन साम्राज्य की नैतिकता का संकट बना रहे थे। इसीलिए तिबेरियस रोमन सम्राट ने आयात करने का प्रस्ताव कर दिया कि हम आयात कम करेंगे। मैं यही तो बात बता रहा था, मुझे लेखक का नाम नहीं याद आ रहा था, प्लिनी मैं कह रहा था, लेकिन तिबेरियस उस समय शासक था। उसने क्या किया, प्लिनी के कहने पर ही आयात को कम कर दिया कि भाई अब हमारे यहाँ ये पारदर्शी वस्त्र रोमन साम्राज्य नहीं पहनेगा कि हम कपड़े पहन भी रहे हैं, जालीदार कपड़े, और अंदर के सारे बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं, महिलाओं के सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, जिससे समाज की नैतिकता को संकट हो रहा है। और ये चीज आज के इतिहास में भी दिख रही है, आज हमारे आधुनिक भारत में भी दिख रही है। आप कपड़े किसी भी प्रकार के पहनो, कम से कम अपने शरीर की नग्नता का प्रदर्शन कम से कम करिए। मैं किसी भी उस लड़की को नहीं कह रहा हूं जो हाफ पैंट पहनती, पहनिए, हाफ पैंट अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी वस्त्र लोग पहन के आ जाते हैं जिसमें समाज की नैतिकता खतरे में आती है, हम लोग भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मैं लड़कों को भी कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है लड़के क्या करते हैं, उस हाफ पैंट पहनते हैं और सैंडो बनियान पहन के मार्केट चले जाते हैं बगल की दुकान पे। हो सकता है उस दुकान पे कोई लड़की शॉप पे खड़ी हो, तो भाई ये चीजें आपको बाहर निकलो, आप अपनी एक टी शर्ट पहनो, एक हाफ पैंट पहनो, प्रॉपर नैतिकता का पालन करो। मैं रूढ़िवादी सोच का नहीं हूँ, मैं मॉडर्न सोच का हूँ, लेकिन समाज को बचाना भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ये हमसे ही और आपसे बना है और हमसे ही आपसे बचता भी है, ठीक है। किसी को अगर मेरी बातों से बुरा लग रहा हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। रोमन साम्राज्य के अगर हम बारे में और जानकारी लेते हैं कि रोमन मसाला, ध्यान देना, रोमन मसाला की आपूर्ति हम कर रहे थे, भारतीय व्यापारियों ने की, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारिक संबंध बनाए, और जिससे पूर्वी पश्चिमी तटों के बंदरगाहों का विकास हुआ। मतलब क्या है कि जो रोमन में मसाले की आवश्यकता होती थी उसकी पूर्ति करने के लिए भारत ने क्या किया, दक्षिण एशिया के देशों से, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार बनाए, क्योंकि मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे काली मिर्च वगैरह की खेती ज़्यादा होती थी, यहाँ पर जो है कि मसाले की खेती ज़्यादा होती थी, तो हम यहाँ से खरीदते थे और फिर हम रोमन साम्राज्य को बेच देते थे। अर्थात अपने पूर्वी बंदरगाह को भी डेवलप करते थे आसियान वाले देशों से खरीदने के लिए, और पश्चिमी बंदरगाह को भी डेवलप करते थे मसालों को निर्यात करने के लिए लाल सागर से होते हुए। तो ये सारी चीजें जो है कि हमारी प्रॉफिटेबल होती थी, और इस वजह से ही हमारे भारत के दोनों तरफ के तटों का विकास बेहतर हो पाया। हिप्पालस नामक नाविक ने मानसूनी हवाओं की खोज की और शिल्प संगठन श्रेणियों का अत्यधिक विकास हुआ। मौर्योत्तर काल में श्रेणियों को स्वायत्ता भी प्राप्त हुई, यानी उनको बहुत सारी शक्तियां भी प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर आपने देख लिया मौर्यकालीन जो है कि मौर्योत्तर कालीन जो विशेषता थी, बहुत सारी बातें समझ में आ गई, और यही है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ये आपको जनरली बहुत सारी किताबों में मिल सकता है, लेकिन एक पॉइंट वाइज, एक क्रक्स की तरह, एक ठोस बिंदु की तरह आपको हो सकता है ना मिले। तो यही सब चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और पीडीएफ आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मेरी टीम से कांटेक्ट करके वहां से आप ले सकते हो। आगे देख लेते हैं इसको। अब मौर्योत्तर कालीन समाज की बात करें कि मौर्योत्तर काल में जो समाज था वो कैसा था। जैसे अगर आप देखोगे कि विदेशियों का आगमन लगातार बढ़ रहा था और समाज ने आत्मसात करते हुए ब्रात्य क्षत्रिय यानी निम्न स्तर का दर्जा दिया। अर्थात आज ही केवल फॉरेनर्स आपके यहाँ नहीं रहने आते हैं, ऐतिहासिक पीरियड में भी फॉरेनर्स भारत में आते थे और भारतीय समाज के लोग उन्हें एक्सेप्ट भी करते थे कि ठीक है आप बाहर से आए हो, ठीक है हमारे यहाँ रहो, खाओ पियो और हमारे व्यापार में सहयोग करो। लेकिन इन्हें एक दोयम दर्जे का क्षत्रिय दर्जा दिया था, वात्य क्षत्रिय जिसे हम कहते हैं। शूद्रों की कृषि भागीदारी से स्थिति में सुधार हुआ, जब शूद्र व्यक्ति भी जो ऋग्वैदिक पीरियड में बिल्कुल अछूत माने जाते थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय होने के बाद शूद्रों की स्थिति में बेहतर परिवर्तन हुआ। और जब उन्होंने कृषि में भी अपना पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया, क्योंकि आपने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा और नहीं सुना है तो बहुत सारी किताबों पढ़ा होगा, ज्योतिबा फुले की जो किताब आती है गुलामगिरी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि
शूद्रों के तो हाथ का, जो शूद्र होते थे उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे लोग, उनके हाथों का खाना नहीं खाते थे। ये माना जाता था कि हम अछूत हैं, हम मलिन हैं, हम पाप हो गया, मतलब हमारे मतलब अछूतों के हाथ का अगर आप खाना खा लोगे तो उसे पाप का कह दिया जाता था कि आपने पाप कर दिया। और जब मौर्योत्तर पीरियड में आप देख रहे हो कि शूद्र अब केवल आपको खाना नहीं दे रहा, आपको पानी नहीं दे रहा, बल्कि आप उसके हाथ की बोई हुई फसलों को खा रहे हो, आप उसके हाथ के द्वारा जो काटी गई फसल है उसको खा रहे हो। आज गांव में देखो ना, बहुत सारे लोग जो है कि जमींदार बने हुए हैं, जिनके पास एकड़ एकड़ खेत है, बीघे में खेत है, वो क्या खेती करते हैं या उनके परिवार के लोग करते हैं? उनके परिवार के लोग बढ़िया बड़े बड़े शहरों में जाके तैयारी कर रहे हैं आईएएस की। और उनके यहाँ खेती कौन कर रहा है? जो दलित वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, मलिन लोग हैं, और वो लोग फसलें उनके यहाँ काट के रख भी रहे हैं और आधा अपने यहाँ ले जा रहा है, और उन्हीं फसलों को वो जमींदार खा भी रहा है। तो अब यहाँ पे छुआछूत के बंधन काफी हद तक कमजोर हुए हैं। कृषि में भागीदारी से उनकी स्थिति में सुधार हुआ, और विदेशी आगमन से उन्हें वर्ण व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त करने का अवसर मिला, क्योंकि विदेशी जब शासक आए, कुषाण हो गए, शक हो गए, क्योंकि विदेशों में किसी प्रकार की कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं था, वहां पे सारे व्यक्ति एक बराबर हैं। तो ये चीजें वहां पे उनको देखने को मिली, और इस वजह से वैश्य और शूद्र जो कर दायित्व से विमुख हो गए, और कलयुग की अवधारणा आई। मतलब ये कहा गया कि अब वैश्य और कर जो शूद्र थे वो अपना जो टैक्स पे करते थे, अब उन्होंने टैक्स पे करना बंद कर दिया कि भाई जब तुम हमें अछूत मानते हो, हमें मलिन मानते हो, वैश्य कह रहा है कि हमें जब पापी मानते हो तो हम ये टैक्स वगैरह देना बंद कर देंगे। क्लियर हो गई? और इसी काल में मनुस्मृति की भी रचना हो रही थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा जाता, तो आपको लगता है सर ऋग्वैदिक काल में हुई थी मनुस्मृति की रचना, जबकि मनुस्मृति की रचना कब होती है? मौर्योत्तर काल में। क्योंकि ये माना जाता है कि समाज को किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी मनुस्मृति में मिलती है। हालांकि मनुस्मृति जो सामाजिक नियम देती है वो काफी कठोर होते हैं, जो हर वर्ग के लिए बराबर नहीं थे, हर वर्ग के लिए जो है कि उचित पूर्ण नहीं थे। और इसी वजह से हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जलाते हुए ब्राह्मणवाद का विरोध किया। ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण के द्वारा जो बढ़ाए गए कर्मकांड थे और जो बहुत सारी फर्जी काम थे वो चीजें, और इसमें वर्ण व्यवस्था पर बल दिया गया है। धार्मिक क्षेत्र में भक्ति की अवधारणा भी आती है, धर्म के रूप में कि भक्ति करो। शैव धर्म पाशुपत संप्रदाय का उदय हुआ, लकुलिस के द्वारा किया गया। भागवत धर्म का भी विकास हुआ, कृष्ण के उपासक को भागवत कहा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। आपने विशेषता देख ली, मौर्योत्तर कालीन में जो समाज था विशेषता थी। अब इसके बाद जो मौर्योत्तर कालीन जो शासक थे उनमें कुछ इंपॉर्टेंट बस शासकों का हमने जिक्र किया है। बाकी यहाँ पे कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना कोई डिटेल्स रटवाने वाला हूँ। वो आपको अलग से घटना चक्र की बुक से पढ़ सकते हो, चाहे हमारे शॉर्ट नोट से, या फिर अलग से जो भी आप बुक फॉलो करना चाहो। परीक्षावाणी हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, या फिर आपकी एनसीईआरटी हो गई, या आप जो है कि किरण पब्लिकेशन हो गई, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। सुंग वंश की बात करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे पहले मौर्योत्तर काल में सुंग वंश आएगा। सुंग वंश के बारे में जानकारी की जो है कि दो महत्वपूर्ण स्रोत है, एक तो पतंजलि का महाभाष्य और दूसरा कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। क्या लिखा? पतंजलि का महाभाष्य और कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। और अगर हम बात करें, इसमें यह जानकारी मिलती है कि इंडो ग्रीक आक्रमण की जानकारी मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 विदेशी आक्रमण हुए, इंडो ग्रीक के हुए, शकों के हुए और कुषाणों के हुए। तो इंडो ग्रीक आक्रमण की जानकारी आपको किसमें मिलती है? इन्हीं दोनों जो है कि रचनाओं में मिलती है। साथ ही साथ पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, यानी कि पुजारी थे, और कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि भी थे। कौन थे? मालविकाग्निमित्रम मतलब जो लिखी थी कालिदास ने, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। आगे चल के, अभी नहीं है ये, आगे चल के जब गुप्त वंश आएगा तब। लेकिन मालविका और अग्निमित्रम ये जो है ये पुष्यमित्र का बेटा था। ठीक है, और मालविका एक प्रेमिका थी जो उसकी थी, और इसी पे कहानी लिखी गई है। इसी दौरान एक तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत होता है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। हेलियोडोरस इंडो ग्रीक राजदूत हुआ करता था। यह शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में आया था और भागवत धर्म के सम्मान में इसने गरुड़ स्तंभ को स्थापित किया। कहां पर? विदिशा में। तो यह भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो ये मुख्य रूप से शुंग वंश का क्या था? संस्थापक था, और इसके समय पहला इंडो ग्रीक अटैक हुआ था। इसके समय ही, किसके? पुष्यमित्र शुंग के समय पहला इंडो ग्रीक अटैक हुआ, और जिसे इसके पुत्र मतलब पौत्र या पोते वसुमित्र ने विफल कर दिया, यानी हरा दिया, और विजय उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ कराया। कहने का मतलब है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है कि 2 से 3 यज्ञ कराए थे, वाच ने ये सब राजसूय यज्ञ,
लेकिन जो इसने अश्वमेध यज्ञ किया वो किस बेस पे किया अश्वमेध यज्ञ? यही कह के किया कि ठीक है, मेरे पोते ने वसुमित्र ने इंडो ग्रीक आक्रमण को जो है कि विफल कर दिया, यानी हरा दिया, और इस उपलक्ष्य में मैं क्या करूंगा, मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूंगा। इसके बाद फिर कर्ण वंश आता है जिसके संस्थापक वासुदेव थे। फिर उसके बाद चेदी वंश आता है जिसको उड़ीसा में जो डेवलप हुआ, जिसको महामेघ वाहन वंश भी कहते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो शासक इसका चेदी वंश का कौन था? खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में, मतलब अभिलेख का निर्माण करवाया जो उड़ीसा में था, और जिससे पता चला कि खारवेल ने कलिंग में मौजूद नहर से सिंचाई करवाई थी, जो एक नहर थी उससे सिंचाई करवाई, और इस नहर का निर्माण मगध के नंद वंश शासक महापदम नंद के द्वारा किया गया था। खारवेल जैन अनुयायी था, मुख्य रूप से जैन धर्म को मानता था। उदयगिरी खंडगिरी पर इसने विहार बनवाया था और जैन भिक्षुओं को या जैन सन्यासियों को, साधुओं को दान में दे दी थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक आता सातवाहन वंश से, क्योंकि पूरे मौर्योत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है सातवाहन वंश से, क्योंकि इनके सातवाहन वंश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को पूछा जाता है, इनकी राजनीतिक व्यवस्था को पूछा जाता है यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के मेंस के रिटन पेपर में, जीएस पेपर 1 में। अब यहां पर देखते हैं सातवाहन वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सिमुक। इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठान कह सकते हो। क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार था। राजकीय भाषा के रूप में इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण शासक थे, लेकिन इन शासकों की एक खासियत थी, ये अपने नाम से आगे अपनी माता का नाम लगाते थे, लेकिन माता का नाम लिख देने का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि ये मातृसत्तात्मक समाज था। ये बस अपनी माता के सम्मान में अपना नाम लगाते थे, अपने नाम के आगे माता का, लेकिन इनका भी जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। अर्थात यहाँ पे पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को ही जो है कि गद्दी मिलती थी या पुत्र को ही पूरी संपत्ति मिलती थी, यही पितृसत्तात्मक समाज कहलाता है। और मातृसत्तात्मक में क्या होता है कि अगर माता मरती है तो उसके बाद उसकी संपत्ति पे अधिकार उसकी बेटी का होता है, भले उसकी शादी हो चुकी हो, लेकिन उसका अधिकार नहीं होके उसकी बेटी का अधिकार होगा, बेटे का नहीं होगा। तो पितृसत्तात्मक समाज इनका था। सातकर्णी प्रथम जो इसमें एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, एक राजसूय यज्ञ कराए, और इनके सिक्कों पर श्री 7 लिखा हुआ मिलता है, श्री 7। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सातवाहन वंश के किस शासक ने 2 अश्वमेध और एक राजसूय यज्ञ कराया? सातकर्णी प्रथम हो गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि गौतमी जो इनकी माता का नाम है उनके पुत्र हैं सातकर्णी। इसे अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, दूसरा परशुराम भी कहा जाता है, क्षत्रिय दर्पमान मर्दन कहते हैं। अर्थात ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसे ब्राह्मण थे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए कि सातवाहन वंश हमेशा ब्राह्मण धर्म के रूप में रहा है, ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित था, और इन्होंने ब्राह्मणों को ही भूमि दान देने की पद्धति शुरू की। हालांकि ये लोग कह सकते हैं टॉलरेटिव पॉलिसी अपनाते थे, सहनशील थे, हर एक धर्म का जो है कि सम्मान करते थे, लेकिन अपने धर्म को सबसे अधिक प्रचार प्रसार करते थे, और इसी वजह से इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहता है, क्योंकि इसने बहुत सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, और ये माना गया कि ब्राह्मणों के रक्षक हैं, इसीलिए इन्होंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया। और इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। कहने का मतलब हो गया कि जो इसके साम्राज्य का विस्तार था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तो था ही था, इसमें अरब सागर भी इनके अधीन था, बंगाल की खाड़ी भी इनके अधीन थी, हिंद महासागर भी इनके अधीन थी, और इसीलिए कहा था कि 3 समुद्र के पानी पीते इनके घोड़े। प्रजा के सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वाला इसको शासक माना जाता था, कि अगर इसकी प्रजा को कोई दुख है तो ये भी बहुत चिंतित हो जाता था कि कैसे भी करके इस प्रजा का संकट मुझे दूर करना है, इस प्रजा का मुझे कष्ट दूर करना है। और जब खुश रहती थी प्रजा तो ये भी खुश होता था। फिर इसी में एक वशिष्ठी पुत्र आते हैं पुलमावी, जो दक्षिणा पथेश्वर भी कहा जाता है इनको, और इसने अमरावती स्तूप की मरम्मत करवाई थी, स्थापना नहीं, मरम्मत करवाई गई थी। अब यहाँ पे आपको सातवाहन संस्कृति देखने को मिलती है। क्या है सातवाहन की संस्कृति? पहली चीज, जैसे इनका समाज मात्र सत्तात्मक तो समाज है, शासक के नाम के साथ माता का नाम लगता है, लेकिन फिर भी मैंने क्या बताया कि अगर जैसी बात आती है उत्तराधिकार को लेके, शासन को लेके, संपत्ति को लेके, तो पुत्र सत्तात्मक हो जाता है ये समाज। इसमें आप देखो कि शासक ब्राह्मण मतानुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति उदार थे। मतलब ब्राह्मण धर्म तो इनका था ही था, लेकिन अन्य धर्मों के लोगों के साथ भी इन्होंने उदारता का परिचय दिया। शासक, इनका सातवाहन शासक एक हाल था जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना भी की, और दरबारी लेखक गुणाढ्य इन्होंने बृहत कथा ग्रंथ की रचना की। अब ये सोचिए, यहाँ से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली प्रीलिम्स में मिलान करने के लिए आती है कि गाथा सप्तशती किसने लिखी है, किस वंश के शासक ने लिखी है, या बृहत कथा ग्रंथ किसके दरबारी लेखक ने लिखी है, गुणाढ्य ने। और पहली भूमि दान परंपरा आरंभ करने का उद्देश्य भी इन्हीं के पास दिखता है, और वो भी धार्मिक उद्देश्य थे। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले भूमि दान की जो व्यवस्था थी वो ब्राह्मणों को दी, कि मंदिर के आसपास की जो भूमि है वो
कर मुक्त रहेगी, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और मंदिर का आप यहाँ पे निर्माण कर सकते हो, मंदिरों का यहाँ पे विकास कर सकते हो। अर्थात धार्मिक कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने भूमि को दान दिया था। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट इसमें संगमकालीन समाज आता है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली संगमकालीन समाज और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। संगम साहित्य का जो मुख्य स्रोत है वो महापाषाण थी। महापाषाण क्या है? मतलब कि मुख्य स्रोत जानकारी हेतु, मतलब हाँ, यहाँ ये लिख रहा है कि जो संगम साहित्य है ना, जो संगम साहित्य जो 3 लोगों ने लिखे थे, कंब पन्न रण्य करके, इन्होंने जो संगम साहित्य लिखे, जैसे शिल्पाधिकारम हो गया, मणि मैखले हो गया। हालांकि इसकी बहुत सारी चीजें आपको आर्ट एंड कल्चर में देखने को मिलेगी, चाहे वो किसी भी शासक से संबंधित हो, चाहे वो सैंधव सभ्यता से संबंधित हो, या फिर आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो, जैन धर्म से संबंधित हो। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि सर हमने अधूरा पढ़ा है। हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर को हमने अलग किया है, चाहे वो ऐतिहासिक भारत की हो, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तीनों के आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट को हमने एक अलग जगह समेट के रखा है, जिसमें हड़प्पा की आर्ट एंड कल्चर आएगी, ताम्रपाषाण की आएगी, बौद्ध धर्म की आएगी, जैन धर्म की आएगी, वैदिक सभ्यता की आएगी, संगमकालीन की आएगी, मौर्य साम्राज्य की आएगी, अशोक की आएगी। इन सभी के बारे में आपको जानकारी आर्ट एंड कल्चर वाले में मिल जाएगी, तो वहां से पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अभी केवल हम बस यहाँ पे पॉलिटी, मतलब कि जो एंशिएंट हिस्ट्री का हम जो नोट्स पढ़ रहे हैं उसमें सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकार की कला के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो जो संगम साहित्य उनसे जानकारी मिलती, साथ में महापाषाण यानी कि जो समाधि स्थल थे, जो लौह धातु के साथ जुड़े हुए थे, ये भी एक महत्वपूर्ण जो है कि इनके स्रोत थे, जहां से हमें जानकारी मिलती थी। साथ ही समाज है, और यहाँ पे चतुर्वर्ण व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बटा हुआ था। तो संगमकालीन का सही था कि दक्षिण भारत के जो संगमकालीन है, इसमें सीधे सीधे इन्होंने कह दिया कि भाई हमारा जो साम्राज्य होगा वो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों में बटा रहेगा। संगमकालीन में आते कौन से? तो ये 3 महत्वपूर्ण शासन आते हैं, चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, पांड्य, इन्हीं तीनों को हम संगमकालीन के रूप में जानते हैं, चोल, चेर, पांड्य। और यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि पांड्य जो वंश था वो सीधे तमिलनाडु के आसपास था, सबसे दक्षिण में, और चोल का जो साम्राज्य था वो थोड़ा सा ऊपर था, यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में, और चेर साम्राज्य जो था मुख्य रूप से ये आपके केरल और त्रावणकोर के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत था। तो यहाँ पर आपने देखा, उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने वाले ब्राह्मणों को वेदियार कहा जाता था। जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत आ गए थे ब्राह्मण, उनको वेदियार कहा जाता था, और बड़ी संख्या में आने पर इनको बड़वा प्रथा भी कहा जाता था। जैसे कई बार होता है उत्तर भारत में अकाल पड़ रहा है, तो यहाँ के ब्राह्मण क्या करते थे? दक्षिण भारत की ओर चले जाते थे, और जब बड़ी संख्या में जाते थे तो उन्हें बड़वा प्रथा भी कहा जाता था। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे, शासक वर्ग, जो शासक वर्ग था उसको अरसर कहलाता था। धनी किसान को वेल्लाल कहते थे, मुख्यतः जो भूस्वामी था, और इसकी नियुक्ति सैनिक असैनिक पदों पर भी की जाती थी। राज परिवार के साथ इसका वैवाहिक संबंध था, यानी बड़े स्तर के जो किसान होते थे, और भूमिहीन कृषक को हम वेल्लार कहते थे। तो ध्यान देना, जो भूमि से संपन्न है, धनी है, उसको वेल्लाल, और जो भूमिहीन है उसको हम वेल्लार कहते हैं। तीव्र आर्थिक विषमताएं भी यहाँ पर मौजूद थी। आगे देखोगे यहाँ पे कि विभिन्न जातियाँ यहाँ पर मौजूद थी, जैसे उमानार को देखोगे, नमक का व्यापार जो करते हैं, कोयावर जो कुम्हार का कार्य करते हैं, कोलाल लौह कार्य, थैचर बढ़ई का कार्य, ये सभी करते हैं। अस्पृश्यता मौजूद थी, किंतु स्लेवरी सिस्टम यानी दास प्रथा मौजूद नहीं थी। 8 प्रकार के विवाह की पद्धति भी थी। महिलाएं शिक्षा काव्य में संलग्न रहती थी। महिला कवियों में अवैयार और नेचिलियर ये प्रसिद्ध थी, और ये मतलब कि PYQs में आप देखोगे तो इनके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। कौआ को शुभ पक्षी भी माना जाता था, अतिथि आगमन की सूचना। आज भी आप देखोगे, जब आपके घरों की दीवार अगर आवाज़ करते हैं तो आपके घरों से दादी निकलती है और कहती है लगता है कोई आने वाला है। अतिथि आने की सूचना कौवे हमें दे रहे हैं। और इसीलिए जब पितृपक्ष का त्यौहार चल रहा होता है, जब हम अपने पूर्वजों को भोजन करा रहे होते हैं 14 दिन का या 15 दिन का, तो उस समय सबसे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हमारे छत पे, हमारे घरों की बाउंड्री में कौवे आए। ऐसा इसलिए कि कौवों के रूप में हमारे पूर्वज हमारे घर आए और उन्हें खाना खाने के लिए आते हैं। मृतक संस्कार में समाधिकरण और अग्निदाह प्रचलित होती है। यहाँ पे समाधिकरण यानी दफनाना और अग्निदाह जलाना, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने समाधिकरण और समाधि बड़े बड़े पत्थरों से ढका जाने की वजह से यह पाषाण निर्मित संरचना महापाषाण भी कहलाती थी। तो ये महापाषाण का मतलब ऐसा नहीं कि पाषाण काल में हम चलेगा, महापाषाण का मतलब बड़े बड़े पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर और महा मतलब बड़े, तो बड़े बड़े था। और मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन मानी जाती थी। विष्णु की उपासना में तुलसी पत्र का प्रयोग होता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो तुलसी है वो भगवान विष्णु की पत्नी है, लक्ष्मी जी का रूप है, इसीलिए तुलसी पत्र का प्रयोग किया जाता था विष्णु की उपासना में। और अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का प्रचार किया था। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत
अब इसके बाद आपको यहाँ पे आर्थिक विशेषताएं पढ़नी, मौर्योत्तर काल में चारों साम्राज्यिक पांचों के बारे में बता दिया। अब यहाँ देखो, आय का जो मुख्य स्रोत था वो कदमई था। कदमई क्या होता है? भू राजस्व, अर्थात मौर्योत्तर काल में कदमई वर्ड का प्रयोग किया जाता था। भूमि माप करते हुए भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था कि अगर भूमि का माप कर लिया जाएगा कि 1 बीघा है, 1 बिस्सा है, 1 कट्ठा है या 2 बीघा 4 बीघा, उसके आधार पर हम भू राजस्व का निर्धारण करते थे। और भूमि माप की इकाई को माँ, वैली, निवर्तन, ये 3 प्रकार की जो है कि इकाइयों का प्रयोग होता है। निवर्तन आपने सुनी होगी, लेकिन वैली और माँ नहीं सुनी होगी। कावेरी नदी से जुड़ा क्षेत्र जो होता था वो उपजाऊ होता था, और यह भी कहा जाता था कि कावेरी नदी का जो क्षेत्र वो इतना उपजाऊ है कि जितने पर हाथी बैठता है उतनी भूमि पर वार्षिक उत्पादन हो सकता है एक परिवार के लिए। मतलब अगर मान लो आपके परिवार में 3 लोग हैं, आपके माता पिता और आप एक साल में जितना भी गेहूं या जितना चावल खाते हो उतना पैदा पता है कहाँ पे हो जाएगा? बस उतनी सी जगह में जितने में हाथी बैठता है। आप सोचो, हाथी बस इतने से क्षेत्र में बैठता है, तो यहीं पर आप चावल गेहूँ का उत्पादन इतना कर लोगे कि आप 1 साल तक बैठ के खा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ की उत्पादकता बहुत अधिक थी कावेरी नदी बेसिन होने के कारण। क्लियर होगी बात? अब आगे देखते हैं यहाँ पे एक और चीज़ कि नहर, तालाब, सिंचाई मौजूद थे, और इस पर राज्य किसानों से अतिरिक्त कर वसूलता था कि अगर राज्य आपको सिंचाई करने के लिए नहर और तालाब की व्यवस्था दे रहा है तो इस पर जो है कि राज्य आपसे क्या करता था? टैक्स की वसूली करता था। जैसे आज देखो ना, गांव-गांव में कई जगह ट्यूबवेल लगे हुए लाल कलर के, जो सरकार ने खुद लगवाए ट्यूबवेल, तो वहाँ से जो नाली बन के जो लोगों के खेतों तक पानी पहुँचता है उसके बदले में टैक्स भी तो लेती है सरकार आपसे। फिर शिल्प और उद्योग मौजूद थे, वस्त्र का निर्माण होता था, अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था, चर्म यानी चमड़े का निर्माण होता था, नमक का निर्माण होता था, विकसित उद्योग थे, श्रम विभाजन और विशेषीकरण मौजूद था, यानी हर एक व्यक्ति अपने श्रम की योग्यता के अनुसार ही काम करता था। फिर आगे देखोगे, आंतरिक बाह्य व्यापार विकसित है, यानी कि हम आयात भी करते थे दूसरे देशों से और निर्यात भी करते थे दूसरे देशों को, और साथ ही साथ अपने देश के अंदर भी बहुत सारे हम क्षेत्र स्तर पे काम करते थे व्यापारिक गतिविधियों के, जिसमें आप देखोगे नौरा, तोंडी, मोजरिस, ये सभी बंदरगाह थे पश्चिमी तट पर, और फुहार जिसे हम कावेरी पट्टनम कहते हैं, ये बंदरगाह थे पूर्वी तट पर। और ये कई बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि नौरा क्या है, तोंडी क्या है, मोजरिस क्या है। मुजरिस ये सभी पश्चिमी बंदरगाह कहलाते हैं। भारत और रोम के व्यापार अधिक थे, जैसे मसाले, रत्न, हाथी दांत की सामग्री और साथ ही साथ रेशम वस्त्र वगैरह ये सभी। इस काल में कासू, कनक, पूर्ण, नमक, सोने के सिक्के मिलते थे, और सीमा शुल्क को कारूकारा कहा जाता था। सीमा शुल्क को यानी एक्साइज ड्यूटी जिसे हम कह देते हैं, बॉर्डर की। ये हो गया आपका मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी। लेकिन अभी ये देसी राज्यों की व्यवस्था देखिए, अभी हमारा विदेशी राज्य बाकी हैं, और इनसे संबंधित जो गांधार कला होगी, मथुरा कला होगी, इन सभी को हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप ढूंढने की कोशिश मत करना। यहाँ पे बस आपको मैं राजनीतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे क्या क्या घटनाएं घटित हुई उनके बारे में जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो उसे फॉलो कर लो। वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8527594636, यहाँ से आप हमारी PDF को बाई कर सकते हो अगर ये PDF आपको पसंद आ रही हो तो, और आप उसका प्रिंट आउट निकाल के खुद भी स्टडी कर सकते हो। ज़्यादा नहीं है, केवल 45 पेज में ही आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है, और जल्दी आपको मेंस के नोट्स की अपडेट मिलने वाली हो सकता है, होपफुली संडे तक या फिर मंडे तक। और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की भी अपडेट जल्दी मिलने वाली है अगले 3 से 4 दिन में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।